अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर नौशीन जैदी को मुबारकबाद से करता हूँ। डॉक्टर नौशीन पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिसर्च में के एतराफ़ में उन्हें जर्मनी एक जर्मन अदारे ने उनको अवार्ड दिया है। और ये खाली अवार्ड नहीं है, इसके साथ 60,000 यूरो है। कहना आसान होता है, खान लगो तो मुकदे नहीं, इतने ज़्यादा पैसे हैं। और इसके अलावा जब वो जर्मनी में जाएंगी तो उनकी जो रिसर्च है या वो सारा स्टेज जो है वो फुली स्पॉन्सर्ड होगा। और अगर कोई पाकिस्तान में भी इस रिलेटेड अपने फील्ड के रिलेटेड वो कोई रिसर्च करेंगी तो उसके लिए भी वो सपोर्ट किया करेंगे। अब इसमें खुशी की बात यह है कि ये एक पाकिस्तानी खातून है या एक एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अफसोस की बात यह है कि ये पहली हैं, यानी कि मतलब यह है कि 75 साल हो गए ने पाकिस्तान बनया, तो पहली खातून जो है उसको ये अवार्ड मिला है। अल्लाह करे कि और लोगों को भी मिले। बस दुआओं से नहीं मिलने, काम से मिलने हैं। काम अपना बेहतर करें, कोई रिसर्च के फील्ड में सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर साहब ना लिखवा लिया करें जी पीएचडी की थी। है बहुत सारे पीएचडी ने ना अल्लाह ताला माफ़ फरमाया, यानी कि बड़े यानी कि ना फारग लोग ने। तो आपका जो है ना नाम से नहीं पता चलना चाहिए कि आप पीएचडी हैं, आपके काम से पता चलना चाहिए कि पीएचडी है। और कोशिश किया करें कि आपका काम ऐसा हो कि उसके तारफ़ कराने की भी ज़रूरत पेश ना हो। लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कोई बड़ा ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी है, आपकी रिसर्च बहुत इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एक न्यूज़ साइकिल है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तुर्कमानिस्तान गए और उधर जो और भी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स आए हुए थे। और जो चीज़ ज़्यादा नुमायाँ हुई वो थी कि कोई एक रशियन टीवी का एक ट्विटर अकाउंट था इंडिया से, और उसमें उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको इंतज़ार कराया गया है। पुतिन उनको लेट मिले हैं, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा गालबन 40 मिनट। और उस पर पीटीआई को क्या चाहिए कि आंदे ने चाहिए दो अखा। पीटीआई वाले जो हैं उनके लिए ये काफ़ी था। उन्होंने उधर से बात चलाई कि भाई पाकिस्तान बहुत जलील हो गया और शहबाज शरीफ भी बहुत जलील हो गया। फिर जो है कोई आई डोंट नो, लेकिन उसी ट्विटर हैंडल से वो डिलीट कर दिया गया और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी कि इसकी जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो हम उसको डिलीट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि पीटीए वाले जो हैं वो तब से लगे हुए हैं। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? मैं इसकी बैकग्राउंड आपको ये बताता हूँ कि जो पुतिन है, यानी कि मुझे मुझे लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा। ये जो हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं बकवास है, गलत है। मैंने इस पे कोई इस चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की कि ये जो बहस चल रही है, ये मैंने आपको बताया, ये अभी भी आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। जिस चीज़ पे मैंने देखा या रिसर्च की वो ये है कि ये पुतिन जो है ये बड़ा बदनाम है इस काम में। और ये सिर्फ ये नहीं है कि वो ये शहबाज शरीफ है पाकिस्तान से है तो मैं जनाब इनू की मिलना है। इसका कोई मसला है, यानी कि आई डोंट नो कि ये डेलिबरेटली करता है या लेट हो जाता है। हमेशा लेट हो जाता है, जिस तरह इकबाल भी देर से मिलता है ना, पुतिन भी बहुत देर से मिलता है। ये इस पे बाकायदा चार्ट्स बने हुए हैं। एक इंटरनेशनल एक दफ़ा न्यूज़ चली और ये 2018 में, उस टाइम उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी हुई कि कितने लीडर्स को कितनी कितनी देर बाद मिला है। और उसमें ओबामा भी शामिल था, उसमें ट्रंप भी शामिल था, यानी कि ट्रंप पहले जब सदर रहा तो उसको भी ये टाइम पर नहीं मिला। उसमें जो मलका एलिज़ाबेथ है जो अब फौत हो गई हैं वो भी शामिल थी। उसमें जर्मन चांसलर खातून एंजेला मर्कल जो है वो भी शामिल थी। उसमें जापान का वज़ीर आज़म भी शामिल था। उसमें जो पोप जॉन पॉल है वो भी शामिल था। जिसको सबसे ज़्यादा इसने इंतज़ार कराया, वो जो चांसलर मर्कल है उसको सबसे ज़्यादा इसने इंतज़ार कराया, 4 घंटे वो इंतज़ार कर दे रही। इसराइली वज़ीर आज़म जो है उसको भी नहीं मिला। लेकिन इन्होंने दो बंदे आगे टकरे ने जिन्हें इन्होंने सिद्धियाँ किया है, सही जलील किया है। उसमें एक था तैयब अर्दगान, जो तुर्की के सदर हैं। वो इन्होंने एक जगह पे कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उधर जो है पुतिन को पहले भेज दिया। और जो आप जनाब अर्दगान जो है वो वॉशरूम में चला गया और उधर उसने फिर उसको 10 मिनट इंतज़ार कराया। अब कैमरे लगे हुए हैं, पुतिन जो है वो उधर ऐसे है जैसे कोई डेढ़ मारने आया हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि वो आई नहीं आई नहीं। और फिर जो है वो कोई 10 मिनट जो है वो बाद में वो भी तैयब अर्दगान जो है 10 मिनट तो नहीं है, यानी कि कुछ देर जो है ना, इतना कि कोई ये चीज़ रिकॉर्ड पर आ जाए कि भाई इसको इंतज़ार करना पड़ रहा है। और वो चीज़ उस टाइम बड़ी पब्लिसाइज हुई थी। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये भी कोई तकरीबन मेरे ख्याल शायद 3-4 साल पहले की है। और फिर जो है ना प्रेसिडेंट शिपिंग,
चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उसने भी इसके साथ किया था और ये उसके इंतज़ार में फिर उधर पियानो बजाना शुरू हो गया। इसका है मसला, यानी कि ये कोई शहबाज शरीफ के साथ अगर हुआ भी है ना, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त भी होगी, तो ये गलत नहीं होगा, ये करता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि ओबामा अमेरिका का सदर, उसके साथ इसने ऐसा किया, ट्रंप जैसे बंदे के साथ ऐसा किया है इसने। और ये आई डोंट नो लेट हो जाता है, इसका प्रॉब्लम है। अब ये है कि वैसे शहबाज शरीफ को तैयब अर्दगान के साथ रजू करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको पुतिन को इंतज़ार कराना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से पुतिन पाकिस्तान आए। कोई जो है ना, यानी कि कोई थर्ड कंट्री में ये काम वारदात नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान में आया। यानी कि मतलब ये है कि जिधर इन्होंने कोई ऐसा कोई जॉइंट प्रेशर टाइप इस तरह की कोई चीज़ हो, तो यानी कि कोई इस तरह का कोई मामला होगा। क्योंकि अगर रशिया में जाकर हो तो रशिया वालों ने जो है ना उन्होंने पहले कहना है जी कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आते हैं तो फिर हम पुतिन को बुलाएंगे। तो लिहाजा इस पर सोचना पड़ेगा। आप सब भी लोग सोचिएगा कि इससे बदला कैसे लेना है पुतिन से। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जनरल फैज़ की तरफ। जनरल फैज़ जनरल फैज़ जो है यानी कि वो अब जो है एक माजी का किस्सा बन चुके हैं। और अब यह है कि उनके साथ होगा क्या आगे। बाज़ लोग बातें कर रहे हैं जी कि वो आगे हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट जड़ा उन्हें उन्होंने जनाब केस सारा उन जी उन्हें डिसमिस कर देना है। ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट जाने का एक ही तरीका है। हाई कोर्ट जाने का तरीका ये है कि अगर कोई बंदा जिसका मिलिट्री ट्रायल हुआ और वो उस सर्विस से बिलोंग करता हो, यानी कि आर्मी एक्ट के तहत अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, तो हाई कोर्ट जाने का एक ही तरीका है कि वो कहे जी कि मैं मेरे केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, कि इन्होंने जल्दी में सारा केस कंक्लूड कर दिया है, मुझे कोई अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई या मुझे अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये वो मामला हैं कि जो फैज़ के केस है तो ना रीजन आइया ने इंतज़ार कर कर के, यानी कि कोई 16 महीने तो केस चलता रहा। तो उसके बाद इसमें तो मेरे ख्याल उस लिहाज से तो कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने बेसिकली ये हर चीज़ पे बुलेट प्रूफिंग कर रहे थे। मतलब ये है कि उन्होंने इतना पक्का कर रहे सन कि आगे जाके कोई बंदा ये टेक्निकली कहीं नॉकआउट ना हो जाए इनका केस। तो उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि उधर कोई गुंजाइश है। और वैसे भी जब जो आजकल अदालतों का हाल है इसमें तो और ज़्यादा गुंजाइश मुझे कम ही लगती है। दूसरा ये है कि बाकी जो है वो उसका जो बाकी प्रोसेस है, जो सज़ा हुई है उधर मामला उसका उधर चलेगा मिलिट्री के अंदर। मिलिट्री में अभी जो जनरल फैज़ का केस सुना है वो एक 2 स्टार जनरल है, यानी कि मेजर जनरल जो है उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को सज़ा दी है। अब इसके बाद बनती है कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि उधर ये पहले अदालतें नहीं बनी होती, यानी कि इसी तरह के केसेस जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पे तो चल नहीं रहे होते। जब इस तरह का केस होता है तो फिर उसके लिए वो एक तश्कील देते हैं कोर्ट ऑफ अपील, उसको प्रिजाइड करेगा एक 3 स्टार जनरल। वो 3 स्टार जो है उसके सामने अपील जाएगी। अब यह है कि अपील में उसके पास एक मार्जिन है कि वो चाहे तो सज़ा में कमी कर सकता है, चाहे तो वो कहे जी के केस जो है इसको रीट्रायल किया जाए, ये जो भी है। लेकिन यह है कि जो एक डिसिप्लिन फोर्स है उधर जो एक चीज़ तय होगी है, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर होगा। अब यह है कि अगर उसकी अपील उधर मुस्तरद हो जाती है और उसके बाद फिर आगे केस जाता है आर्मी चीफ़ के पास, जो कि अभी हमारे मौजूदा केस में फील्ड मार्शल भी हैं और साथ जो है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी आसम मुनीर। और जो यानी कि उनके पास जो है जनरल फैज़ का केस जाएगा। जनरल फैज़ जो है वो रहम की अपील करेगा, यानी कि एक अपील पहले मुस्तरद होगी कोर्ट ऑफ अपील में, फिर जो है यानी कि आप समझें कि जैसे आर्मी चीफ़ जो है ना वो उधर आखिरी अपील है फ़ौज के मामले में, इसी तरह के जैसे सिविलियन मामलात में आखिरी अपील जो है रहम की अपील होती है सदर के पास। आर्मी में जो आखिरी अपील है वो जाएगी आर्मी चीफ़ के पास। अब ये आर्मी चीफ़ की सवाबदीद है कि वो उसको सज़ा में कोई कमी कर दे, सज़ा को बरकरार रखे। और हो सकता है इनके जैसे माजी में हुआ, एक जनरल जावेद थे, उन पे कोई जासूसी का इल्ज़ाम था, उस केस में उन्हें सज़ा हुई तो ये आसम मुनीर साहब जो है इन्होंने वो माफ़ कर दी थी। लेकिन अब जनरल जावेद जो है इनके उसका मामला और फैज़ का मामला तो एक जैसा नहीं है। और जनरल जो फैज़ है इसके मामले में तो अभी और भी केसेस हैं, जो कि 9 मई वाला केस है वो भी अभी चलना है उस पर। तो उस लिहाज से जो है यानी कि ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलेगा और चांसेस कम ही नज़र आते हैं। हाँ, अगर हो गए तो फिर भी ये है कि क्वाइट लाइकली कि ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि इस केस में उसको को माफ़ी दे दी जाए, तो फिर कहा जाए कि जो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या 9 मई में जो उसने किया वो तो बगावत का केस है उस पर। लिहाजा यानी कि कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता कि जनरल फैज़ की किसी तरह कोई खलासी होगी, उसकी कोई बचत होगी। आई डोंट थिंक सो। तो ये हो गया जनरल फैज़ के हवाले से। आज अंसार भाई साहब की भी खबर थी कि जनरल फैज़ पे
जो भी केसेस यानी कि जिसमें सज़ा हुई उसमें ये भी शामिल था कि वो जाते हुए काफ़ी जो है ना एक अहम डॉक्यूमेंट्स क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स वो साथ ले गया था। यानी कि जब वो एज ISA चीफ रहा तो उस दौरान यानी कि जो कोई बहुत सारी वारदातें उसने डाली थी, या ये है कि बहुत सारी ऐसे अहम राज वो भी अपने साथ ही ले गया था, और वो बाद में पकड़े गए फिर, और वो एविडेंस के तौर पर पेश भी किए गए। अब हम जो एक और पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है उस पर बात कर लेते हैं, और वो हुई है क्रिप्टो के फील्ड में। मैं कल विलाग करना चाह रहा था लेकिन मैं लेट हो गया, मैं नहीं किया। कल क्या हुआ, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, दो चीज़ें हुई। एक हुआ कि एक बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत हुए पाकिस्तान और बाइनास के दरमियान। बाइनास जो है वो क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, यानी कि जिधर लोग ट्रेडिंग करते हैं। और उनके साथ दस्तखत हुए, उसमें इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड में कोई बाहमी दिलचस्पी के हवाले से कि जिसमें हम कोई फ्यूचर में काम कर सकते हैं उसके हवाले से कोई डिस्कशन की। कोई टोकनाइजेशन करना चाह रहे हैं, कोई और जो है हुकूमत पाकिस्तान के ही काम करना चाह रही है। लेकिन बाहमी समझौते की याददाश्त है जो है ना, आप समझेंगे जैसे एक मंगनी होती है, शादी नहीं होती। यानी कि मंगनी जिसमें दोनों साइड की हाश होके असी डाल के ना बह जाइए, तो बाद में जो होता है ना, जो असल चीज़ होती है वो होता है निकाह वाला ये एग्रीमेंट, जो वो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हमारा। हम उसको अपनी इस्लामी ज़ुबान में जो है उसको निकाह कहते हैं। तो ये बाद में अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि वो मंगनी वाला जो है स्टेज है वो है। और उस दौरान जो एक पाकिस्तान वर्चुअल अथॉरिटी के कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, उसने इनको NOC जारी किया है, बाइनांस को और एक और जो एक्सचेंज है जिसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। और उनको, इन दोनों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के हवाले से NOC जारी हुआ है। यानी कि उसमें ऑपरेशन इनका शुरू नहीं होगा अभी। ये है कि ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि लाइसेंस मिलने की तरफ पहला कदम है। यानी कि इसके बाद जो है उनको इजाज़त मिलती है कि हूँ जनाब तुसी जो पाकिस्तानी रेगुलेटर्स हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में जो कमिटमेंट्स हैं वो आप दें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करें लोकल एंटिटी के तौर पे, और फिर अपनी जो है एप्लीकेशन मूव करें, और फिर हम उस पर काम करेंगे। उस पर मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीनों से लेके 1 साल तक। नाजरीन, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं क्रिप्टो के बारे में बड़े स्केप्टिकल हैं। ये इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी नासमझी की भी अलामत है, यानी कि हम चूँकि उसके बारे में नॉलेज कम लोगों को है, तो लिहाजा, और इसमें बड़े ओछे किस्म के लोग भी आ गए ने, लफंगे भी आ गए ने, तो लोगों को लगता है कि ये उनके काम है। लेकिन ये है कि ये ओवरऑल एक फ़ाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और आने वाले टाइम पर इसकी अफादियत अहमियत और बढ़ती जाएगी। आप क्रिप्टो को ज़रा छोड़ दें, आप ब्लॉकचेन पर फोकस करें, ज़रा ब्लॉकचेन को गूगल कीजिएगा, और इससे आपको लगेगा बेसिकली जो क्रिप्टो है वो भी जो ब्लॉकचेन पे इसके जो मुख्तलिफ यूज़ केसेस हैं या जो इसके आगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसी पे ऑपरेट करते हैं। वो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। और यानी कि लोगों ने इसको सिर्फ फाइनेंस तक महदूद किया हुआ है, फाइनेंस के अलावा भी इसकी ब्लॉकचेन की बड़ी यूटिलिटी है। और ये जो है ये तो बाद की बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इससे अहम बात यह है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, कोई इसके बारे में कोई ख़त्मी डाटा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी एक्सचेंज जो है यानी कि उसको लीगली अलाउ नहीं किया जिससे ये डाटा मंगवा सकें। लेकिन जो मुख्तलिफ एस्टीमेट्स हैं वो यही हैं कि कोई तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके कोई 2.5 करोड़ तक पाकिस्तानी लोग जो हैं उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जो है ज़रा इसका कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग रजिस्टर्ड हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कितने हैं। वो को तकरीबन को 35 लाख हैं, और क्रिप्टो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2.5 करोड़ हैं। और पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर हैं वो कितने हैं, बड़ी मुश्किल नाल ना कोई तकरीबन कोई आप समझें कि 60 लाख बनते हैं। यानी कि 60 लाख का मैंने लगा दिया है, 60 लाख अभी है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इतने लोग यानी कि 2.5 करोड़ लोग अगर आपके क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, तो और आपने उनको पाकिस्तान में कोई लीगली उनका कोई स्टेटस ही मुकर्रर नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि इतने लोग जो हैं आप उन पर टैक्स भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर इसको गवर्नमेंट के हवाले से बात करूं, क्योंकि गवर्नमेंट जाए भी नहीं कि पैसे कितों आ सकते हैं, तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो वो तो आपके टैक्स की मद में भी बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर रहे थे। दूसरा ये है कि ये जो है ना क्रिप्टो का जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है ये बड़ा फास्ट सिस्टम है।
ये जो बैंक्स हैं जो कि आपको चीज़ एक हफ़्ते में करके देते हैं, ये आपको 1 सेकंड में या 1 मिनट में करके देंगे। यानी कि आपने इधर से पैसे कहीं बाहर भेजने हैं, वो 1 मिनट नहीं लगेगा, उससे कम अरसे में पैसे जाएंगे। बाकी ये है कि कई लोग आते नहीं, इतना पैसा बाहर जरा निकल जाएगा, इतना भी मसला नहीं, इतनी नहीं पई। रेगुलेशन अगर हो जाती हैं, प्रॉपरली रेगुलेट कर जाते हैं, तो इन चीज़ों पर, इन इश्यूज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। उम्मीद है कि इससे ओवरऑल हमारी इकानमी में कोई बेहतरी आएगी। और इसका जो एक और इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि बहुत सारे लोग जो कि जिनके बैंक अकाउंट्स भी नहीं हैं, वो भी एक फाइनेंशियली एक जो है यानी कि इंक्लूड हो जाएंगे, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।